आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो दुनिया भर को ये इंतजार था कि डोनाल्ड ट्रंप देश के नाम संदेश देने वाले हैं और उसमें वो क्या कहेंगे। 19 मिनट की उनकी ये स्पीच थी और उस 19 मिनट में उन्होंने कुछ नया नहीं कहा। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने क्या कहा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या नहीं कहा। उन्होंने ज़मीनी जंग के बारे में कोई बात नहीं की। साफ तौर पर ये लग रहा है कि वो ज़मीनी जंग से पूरी तरीके से अब भागते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो उनसे लगातार उनको ये कह रही थी कि अगर ऐसा होता है तो कितना भारी नुकसान होगा। तो ये साफ तौर पर आप ये देखिए कि ज़मीनी जंग का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया है। 2-3 हफ्ते में बड़ा हमला करेंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा ये भी जो उन्होंने नहीं कहा कि वो लंबी जंग में नहीं फंसना चाहते हैं और किसी भी वक्त इस जंग से वो बाहर निकलना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वो कैसे कब्जा करेंगे, यानी कि जो उनकी लिस्ट थी जिसमें वो टिक लगा रहे थे कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये करना बाकी है, और उसमें सबसे ऊपर था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो भी अब पूरे तरीके से इस लिस्ट से गायब हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिनको वहां से जरूरत है तेल निकालने की या जिनके वो जहाज आते हैं वो खुद इसको देखें। हालांकि पहले वो ये कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरीके से अमेरिका के कब्जे की वो बात कर रहे थे, वो बात उन्होंने नहीं कही। क्या उन्होंने कहा वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म हो गए हैं, सेना हमारे कंट्रोल में है, उनके सभी बड़े नेता मारे गए हैं, वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है और जो हुआ है सत्ता परिवर्तन, वो कह रहे हैं कि उससे वो खुश हैं, वो पहले जैसे नहीं है और उनसे हमारी बातचीत चल रही है। ईरान को परमाणु ताकत हम नहीं बनने देंगे, अगर समझौता नहीं हुआ तो उन्हें तबाह कर देंगे और उनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, यानी कि पाषाण काल में पहुंचा देंगे। जिन्हें हॉर्मूज से तेल चाहिए वो उसकी रक्षा करें, हमें उसकी जरूरत नहीं है। और जो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की कि सऊदी अरब और बहरीन को वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही है। तो इन तमाम बातों से ट्रंप की क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्या कंक्लूजन निकाला जाए, क्या ईरान और तेहरान इसको किस तरह से देख रहा है, क्या इस सब बातचीत के बीच जहां वो हारे हुए, हताश और निराश नजर आ रहे हैं, क्या वो इस सब के बीच फिर से तेहरान को, ईरान को कोई धोखा दे सकते हैं जैसे वो पहला कर चुके हैं, और क्या ईरान इसको इस तरह से देख रहा है। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहम्मद अहमद काजमी साहब जुड़ गए हैं। वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं, स्टार वर्ल्ड मीडिया के एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। काजमी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा खानम जी, आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे बात करने का। जी, काज़मी साहब, मेरा पहला सवाल, आप इस स्पीच को कैसे देख रहे हैं? क्या जो नहीं कहा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो कहा है उससे कोई कंक्लूजन निकालना चाहिए? देखिए, मैंने डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच लाइव सुनी और उसमें बिल्कुल मुझे जो मिसाल समझ में आ रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे किसी बहुत ही शिद्दत के साथ जो माँ बाप अपने बच्चों को डांट करके रखते हैं, उनसे बच्चा जैसे डरा होता है, तकरीबन वो हालत मुझे ट्रंप की नज़र आई। ट्रंप के ऐसा लगा जैसे, क्योंकि हमने भी जर्नलिज्म में बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से बड़े बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, कोई एक आदमी कोने में बैठा हुआ है, वो नज़र रखे हुए है कि वो क्या बोलेगा, लेकिन बिल्कुल उस तरह से, क्योंकि उनकी सरकार में, और वो खुद बहुत बड़े जायनिस्ट हैं और वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, ऐसा लगा कि इस स्पीच में जो वो बोलना चाह रहे थे, जंगबंदी की बात करते, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब समझौते की जरूरत नहीं है, बगैर समझौते के जंग रोकी जा सकती है, अब हॉर्मुज़ भी खोलना जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी जंग रोकी जा सकती है। तो तवक्को तो ये थी कि ये वो जंगबंदी की कोई बात करते, या अगर अगर उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा था और ईरान के खिलाफ तबाही की बात करनी थी तो वो न्यूक्लियर की धमकी देते। दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे याद आ रहा है कि जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी और धमकियों का दौर था, तो ट्रंप ने, पीट हेगसेथ ने, मार्को रूबियो ने अलग अलग ये कहा कि सब डर ही नहीं रहा ईरान, हम इतना सब कुछ करें, दे शुड टेक इट सीरियसली। उस तरह से आपको भी याद होगा इस किस्म के बयानात आते थे। ईरान 47 साल से इनकी धमकियां, इनकी पाबंदियां, सब कुछ झेलते हुए उसने अपने आप को यहां ला करके खड़ा किया है
कि अब उसके सामने कोई फौजी ताकत नहीं है जो उसको तबाह कर सके। तो अब वो डर जाएंगे, ऐसे तो मुझे उम्मीद नहीं है। और जैसा कि अब्बास अराक्ची ने परसों परसों पब्लिक की रैली में रात में वो आकर के उन्होंने जिस तरह से बाइट दी है, जो बात कही है, उन्होंने कहा, सवाल करने वाले ने पूछा आप क्यों आ गए यहाँ इस भीड़ में, तो उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक से हमें एनर्जी मिलती है, इतने जोश के साथ लोग सरकार के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं, मैं खुद एनर्जी लेने के लिए आया हूं इन अवाम के बीच में। तो इस मजबूती वाले लोग, ऐसी मजबूती वाली सरकार जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत और अल्लाह पर भरोसा और शहादत के लिए तैयार, उनको ये कोई धमकी काम आने वाली नहीं है। अब दो तीन चीजें हो चुकी, हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है और उधर वो जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं है, लंबी जंग के लिए तैयार है। रोजाना वो उनकी जो वेव्स होती हैं हमलों की वो हो रही हैं, और अब तो स्टेज 2 और स्टेज 3 आ चुका, जब हिजबुल्लाह भी शामिल है इस जंग में, हुती अंसारुल्लाह भी शामिल है यमन के। तो ये तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड सब कुछ हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप के और नेतन्याहू की जिद में ये खुद अपने मुल्कों को तबाह कर रहे हैं। ईरान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। जी। जो ज़मीनी जंग की जो बात जिसको लेके बार-बार कहा जा रहा है, एक मोबिलाइज़ेशन आप देखें लगातार हो रहा है, मरीन्स पहुँच रहे हैं, जंगी जहाज़ पहुँच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकायदा तौर पर वो इमोशनल वीडियोज़ जारी की जा रही हैं, जहाँ वो अपनी फैमिलीज़ को गुड बाय कहते हुए जा रहे हैं, माएँ और जो बीवियाँ हैं, वो गले लग रही हैं, वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन इस 19 मिनट के इस भाषण में ज़मीनी जंग को लेकर, ग्राउंड इन्वेजन को लेकर एक लफ्ज़ भी ट्रंप ने नहीं कहा। तो क्या ये उससे भी इन्होंने अपने पैर खींच लिए हैं? देखिए, जमीनी जंग की तो बड़ी अजीब कहानी है। एक तो यह कि ईरान ने कहा कि हम तो वेलकम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो कब्रें भी खोद रखी हैं 5,000 अमरीकी फौजियों के लिए तेहरान के एक इलाके में, मेहराबाद एयरपोर्ट है उसके आसपास का कोई इलाका है, क्योंकि मैं वहां को नजदीक से जानता हूं। तो और इस जमीनी जंग की धमकी के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत ही अहम है। जिसे कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, बिल्कुल उस तरह की हालत हुई है। इजराइल ने कह दिया मैं जमीनी जंग में आने वाला नहीं हूं। चले थे ट्रंप इजराइल को बचाने के लिए, जंग लड़ने के लिए, अब इजराइल ही अपने कदम पीछे खींच रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता, एक बार फिर मैं वही बात कहूंगा जैसे जंग शुरू होने से पहले मैंने कही थी कि अगर पागलपन सवार हुआ तो जंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब भी अगर पागलपन सवार हुआ ट्रंप पर तो वो जमीनी जंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उनकी फौज, उनके एक्सपर्ट्स, उनके साथी खुद मार्को रूबियो कह चुके हैं, पीट हेग्सेथ कह चुके हैं कि जमीनी जंग के बगैर हम अपने मकसद हासिल कर सकेंगे। अब वो मकसद हासिल करने की नकली कहानी तो वो बता ही रहे हैं, हमने हुकूमत भी बदल दी, उनकी फौज भी तबाह कर दी, वो सब कुछ कर दिया। इस हद तक कह चुके कि अब ईरान में कोई चीज बाकी नहीं है जिस पर हम बमबारी करें। और ये बात तकरीबन 2 हफ्ते पहले कही थी, 18 दिन पहले। तो ट्रंप का जहनी तवाजुन शायद बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, और वो आते हैं कुछ और कहने के लिए और बोल करके कुछ चले जाते हैं और क्लोज करके चले जाते हैं 19 मिनट में। मुझे ऐसा लगा कि आखिरी मिनट पर फिर वही एप्स्टीन फाइल और नेतन्याहू का दबाव काम कर गया और वो जंगबंदी का ऐलान नहीं कर सके। जी, बिल्कुल। और उन्होंने ये एक और बात उन्होंने कही है कि अगर सरेंडर नहीं करता है ईरान, यानी कि जो उनकी शर्तें हैं उसको नहीं मानता, नेगोशिएशन पर नहीं आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो कहानी लगभग उन्होंने चैप्टर क्लोज़ ही कर दिया है कि वहाँ से अब अमेरिका का कोई तेल नहीं आएगा, और ज़ाहिर-सी बात है कि अमेरिका का उतने बड़े पैमाने पर वहाँ से आता भी नहीं है, ये बात भी सच है। लेकिन सवाल वही है कि कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 2-3 हफ्ते में ईरान के ऊपर कोई बहुत बड़ा वो हमला करने जा रहे हैं। तो ये बात भी उन्होंने कही है। एक तरफ वो बिल्कुल हारे हुए, हताश, निराश नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये धमकी भी दे रहे हैं। तो इस धमकी को किस तरह से देखा जाए? क्योंकि उन्होंने ना ऑयल प्राइस पर, ना गैस प्राइस पर, ना बढ़ते हुए इन्फ्लेशन पर, जो 1 करोड़ के करीब लोग जो सड़कों पर आए थे, वो शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देश को वो खिताब कर रहे हैं, तो शायद उनको लेकर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
और उन्होंने जो मांगा है सिर्फ उसी अपने जो वोट बैंक है उसको शायद उन्होंने सिर्फ एड्रेस किया, और उसमें भी पता नहीं उनको भी कितना सेटिस्फेक्शन मिला होगा। तो सवाल यही, जो धमकी दे रहे हैं 2-3 हफ्ते में, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जब किसी के पास कुछ होता नहीं ना, वो इसी किस्म की बात करता है। ये 2 हफ्ते जंग के दौरान क्या कोई दुश्मन को होशियार करता है कि हम 2 हफ्ते के बाद आपको तबाह करेंगे, या दबाव डालने की कोशिश करता है, या उसके पास कुछ होता नहीं। ऐसी 2-3 ही सिचुएशन होती हैं, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं। जब जंग फुल थ्रॉटल चल रही है, ईरान एवरेज अगर निकाला जाए तो 3-3.5 हमले हर दिन कर रहा है, और अभी 2-3 दिन में कुछ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ी है। जब इस किस्म से ईरान हमले कर रहा है लगातार, और आपके वजूद को बिल्कुल खत्म करने के दर पे है, अब तो आपके फौजियों को होटलों में जाकर के टारगेट किया जा रहा है, और लोगों से अपील की जा रही है कि जहां भी हो हमें इंफॉर्मेशन दो, हम उन्हें मारेंगे। तो और बहरेन में तो पब्लिक जो है वो काफी हालात बदलते जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी मैंने वीडियो देखे हैं कि कुछ जवान गाड़ी में बैठे और पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी, और ऐसे बहुत से वाकयात हो रहे हैं। अभी मुझे तो देखिए एक बात लगती है कि इन अरब हुकूमतों के लिए आखिरी चांस है कि वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ, ईरान के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें, इससे पहले कि अवाम उठ करके इन हुकूमतों को गिरा दे। ऐसे इम्कान हमने अब से पहले मिस्र में देखे हैं, ट्यूनीशिया में देखे हैं, और ये इम्कान यहाँ भी मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हुकूमतें वो अमेरिका और इजराइल की गुलामी छोड़ करके अपने मुल्कों की भलाई और अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ जाएं, तो शायद वो कहीं ज्यादा होगा। और अरब स्ट्रीट पर मुझे अच्छी तरह याद है, 2010-11 उससे पहले के वक्त में भी सर्वे एक आया था कि सबसे पॉपुलर अरब लीडर कौन है, तो उसमें उस वक्त आता था हसन नसरुल्लाह का नाम। सबसे पॉपुलर मुस्लिम लीडर कौन है, उसमें ईरान की लीडरशिप का नाम आता था। ये अरब स्ट्रीट का सर्वे था, और वो आज भी है। अब सोशल मीडिया के जरिए उनके पास बहुत कुछ पहुंच रहा है, और मैं समझता हूं कि वो भी किसी हद तक तैयार होंगे। अगर अगर इन हुकूमतों को समझ आ जाए तो इन्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, और ईरान मौका दे रहा है अमेरिका को वहां कमजोर करके, इन हुकूमतों को बेहतरीन मौका भी दे रहा है कि आप अब अमेरिका से आजाद हो सकते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने छोड़ दी तो ये सरकारें गिरेंगी, और फिर अवाम हो सकता है आगे आ जाए सड़कों पर और वो अपने कंट्रोल में ले लें। जी। सऊदी अरब और बहरीन की का ज़िक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा है कि उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मैं सोच रही थी कि बाकी और कंट्रीज़ को क्या अकेला छोड़ देंगे? इन 2 कंट्रीज़ का ही नाम उन्होंने क्यों लिया है? क्या उनको ये लग रहा है कि सबसे पहले अगर कोई कंट्री को कंट्रोल ईरान कर सकता है, और जहाँ पर अपराइजिंग बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, तो वो बहरीन है। और फिर उसके बाद वो सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। तो क्या इसीलिए इन 2 कंट्रीज़ का नाम लिया गया है? क्योंकि इराक में अगर देखें, तो इराक में आप ये देखिए कि अमेरिकन बेसेस खाली हो गए हैं। नेटो ने अपनी फौजों को वापस बुला लिया है। 24 घंटे का उन्होंने सीज़ फायर मांगा था। तो ये ईरान में कहा जा रहा है कि इराक तो पहला कंट्री बन गया है अमेरिका के चंगुल से आजाद होने वाला। क्या नेक्स्ट बहरीन है, और उसी का ही डर क्या ट्रंप को सता रहा है? जी, बहरेन के बारे में ज्यादा इम्कान है कि सबसे पहले बहरेन आजाद होगा, और बहरेन को उस रस्सी में जकड़ के रखने वाला लोकल जो ठेकेदार है वो सऊदी अरब है। वो जो कॉजवे है समंदर के रास्ते से, एक पुल है जिससे सऊदी अरब और बहरेन जुड़ता है। एक जमाने में जब सऊदी अरब में बहुत सी चीजें बैन थी, तो लोग अय्याशी के लिए उसी पुल से वहां जाते थे। तो वो इन दोनों को जो एक साथ उन्होंने क्लब करके कहा है, वो जाहिर है फिफ्थ फ्लीट रही है वहां पर, वो तबाह हो चुकी है, ये बात ठीक है। लेकिन वो जोग्राफियाई तौर पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, छोड़ करके नहीं जाएंगे, ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर आपको जूते मार के भगा दिया जाएगा तो आप वापस कैसे आएंगे, ये बहुत ही अहम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान रोजाना जो हमले कर रहा है, वो उसके पास जरूर सैटेलाइट इमेजरीज पहुंच रही हैं। जिन जिन बेसिस पर अभी नुकसान पूरा नहीं हुआ है, उन पर वो बार बार हमले रिपीट कर रहा है, और ये एक तरह से इन अरब मुल्कों की आजादी के लिए काम कर रहा है। एक चीज और बता दूं, इन अरब जी। मुल्कों में, जीसीसी मुल्कों में 6 में से 3
तकरीबन एक तो मुकम्मल तौर पर ओमान वो ईरान के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है। आपने देखा जब जंग से पहले डिप्लोमेसी हो रही थी तो उसी के जरिए मीडिएशन हो रहा था, ईरान की प्रेफरेंस वही था। और अब एक बयान आ गया अब्बास अराक्ची का कि जंग के बाद हॉर्मुज को हम ईरान और ओमान मिलकर के कंट्रोल करेंगे, तो वहां से आमदनी ओमान को भी मिलने वाली है और ईरान के साथ वो कंफर्टेबल है। एक तो वो अलग हो गया एक तरह से इस जीसीसी के उस जाल से। दूसरे कुवैत भी उतना बेलिगरेंट एक तरह से नहीं है, बहुत ज्यादा दुश्मनी वाले बयान वहां से नहीं आ रहे हैं ईरान के खिलाफ। और अब कतर ने तो ऐसा लगता है अंडरस्टैंडिंग कर ली है। और कतर वो मुल्क है, जब सऊदी अरब और 4 मुल्कों ने उसका बाइकआउट किया था मुकम्मल, तब ईरान ने उसकी सबसे ज्यादा मदद की थी। और अब ईरान की ताकत का अंदाज इन मुल्कों को हो गया है। तो ओमान, कतर और कुवैत किसी हद तक वो ईरान के साथ या ईरान के नजदीक पहुंचने के इशारे दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जीसीसी वाला मामला भी अलायंस ढीला हो गया और अमेरिका की ताकत भी इस इलाके में काफी कमजोर हो गई। जी, इस सब के बीच काज़मी साहब, पेज़ेश्कियान जो है उन्होंने अमेरिका के लोगों को लेटर भी उन्होंने लिखा है, लेटर टू अमेरिका, अमेरिकन्स के लिए, और उसमें वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनको निशाना जिस तरह से बनाया जा रहा है, बच्चियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, जंग के जो तमाम उसूल हैं, उन सबको पामाल किया जा रहा है, उन सब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो उन्होंने सीधे लेटर लिखा है अमेरिकन को और ये कहा है कि क्या आप इस सब से अग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो जायज है? तो एक तरह का एक इमोशनल लेटर और उसमें उसूलों की बात करते हुए जो पेज़ेश्कियान ने लिखा है अमेरिकन को खिताब करते हुए, वो भी एक एक बहुत बड़ी बात है कि इस सब के बीच वो ये बता रहे हैं कि हमारा आपसे, यानी अमेरिकन जो जनता है, उससे किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इस रिजीम के खिलाफ हैं। तो क्या ये भी आपको लगता है एक तरह से कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम जगहों पर चीजें पहुंचती हैं और इस लेटर के बारे में भी काफी बातचीत जो है वो की जा रही है। यकीनी तौर पर ईरान ने आयतुल्लाह खामेनाई ने जो शहीद हो चुके आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने ये सिलसिला शुरू किया था कि वेस्टर्न मुल्कों की अवाम नौजवानों के नाम पैगाम देने शुरू किए थे कुछ बरसों से, और उसका असर हमने देखा। एक वीडियो सामने आई, न्यूयॉर्क का एक हिस्सा है ब्रुकलिन, वहां पर लाइब्रेरी के सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर आयतुल्लाह खामेनाई की उनके सपोर्टर्स ने अनवील की थी। तो वहां के अवाम खासतौर पर नौजवानों को एड्रेस करते हुए वो भी पैगाम देते रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं पैगाम का असर है किसी हद तक, जिसका एक सिलसिला इन्होंने बढ़ाया है मसूद पेज़ेश्कियान ने, कि फिलिस्तीन के लिए वहां सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है, सबसे ज्यादा ईरान की के खिलाफ, जंग के खिलाफ वहां पर अभी 3-4 दिन पहले 8 मिलियन लोगों की तादाद आई थी कि वो ईरान के खिलाफ, जंग के खिलाफ लोग सड़कों पर आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट पब्लिक से जो ताल्लुक वो बना रहे हैं, और ये बात वो बार बार पहले भी कहते रहे, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, यानी इसके मानी बिल्कुल नहीं है कि वहां के अमेरिका के अवाम शैतान है। इसी तरह से इजराइल जो है वो नासूर है, जायनिज्म नासूर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहूदी नासूर है या यहूदियों से कोई दुश्मनी है। तो वो क्लैरिटी उनके सिस्टम में शुरू से है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अवाम के तक पहुंचना जो है वो खुद ट्रंप के लिए और एक तरह से मुश्किलात खड़ी करेगा। जी, तेहरान इस एड्रेस को कैसे देख रहा होगा? क्या वो इसमें अपनी इसको एक जीत की तरह, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, वो तो बार-बार खुद ही क्लेम करते रहते हैं कि हम जीत गए हैं। हर बार आके सामने कहते हैं दैट आई हैव वन द वॉर, और अब फिर से क्लेम कर रहे हैं कि ज्यादातर जो गोल्स थे वो हमने हासिल कर लिए, और ये बता नहीं पा रहे कि आखिर ज्यादातर गोल क्या थे। नेवी खत्म कर दी हमने, एयरफोर्स खत्म कर दी, आर्मी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, रिजीम जो है अब वहां पर खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि हमने चेंज कर दिया, और जो अभी रिजीम है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है कि क्या है, किस तरह से है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो भी हमने हासिल कर लिया है। तो इसको क्या एक तरह से ऐसे भी देख सकता है तेहरान की इसमें भी कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि जब जब इस तरह से किया गया, या तो मार्केट को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है,
या फिर धोखे से हमला करने के लिए किया गया है, या फिर इसको ऐसे भी देखा जाए एक एक साइकोलॉजिकल ये कह सकते हैं कि जीत ईरान कहे कि देखिए जो सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड पावर अमेरिका है, उसका प्रेसिडेंट कैसे घुटनों पर आ गया 1 महीने के अंदर। देखिए, यकीनी तौर पर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने पहले भी बयान दिया था, और मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के, उन्होंने ये बात कही थी और ये कहा था कि ये इलाज परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी, आप ये मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कोई नई धमकी ईरान के खिलाफ ऐसी नहीं है जिससे कोई खौफ का माहौल हो, और ईरान में खौफ तो नाम की चीज है ही नहीं। देखिए, मुझे याद है यौम कुद्स के मौके पर, इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर, जब आखिरी जुमा होता है रमज़ान के महीने का, उसमें कुद्स डे रैली में प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, अली लारीजानी जो बाद में 4 दिन के अंदर ही शहीद हो गए, अब्बास अरागची, वहाँ के चीफ जस्टिस, वो तमाम रैली में मौजूद थे। और 2 दिन पहले परसों रात में फिर अब्बास अरागची पब्लिक में आए। उनसे एक बार इस बीच में इंटरव्यू करने वाली किसी मोहतरमा ने, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रहूंगा, कोई और आएगा। तो इतनी मजबूती वाले लोगों को डराना नामुमकिन है। ना जंग से पहले वो डरा पाए, ना जंग के दौरान डरा पाएंगे। और ये तकरीर के लिए एक हाइप बनाया गया था, मुझे लगता है उस गुब्बारे में पंक्चर करने वाला नेतन्याहू है, इजरायली लॉबी है, जिसने ट्रंप को कुछ बोलने नहीं दिया। ईरान इस सबसे बहुत आगे की चीज है, वो डरने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि आज ही कुछ घंटों के बाद कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन मैंने इतने लंबे अरसे से ईरान को देखा है, मुझे लगता है कि वहां कोई डर खौफ नहीं, बल्कि जीत का ही माहौल जी नजर बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अब देखना होगा कि ईरान से किस तरह का रिएक्शन इसको लेकर आता है, आता भी है या नहीं आता है, वो वाकई में इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमने देखा कि अरागची जो हैं वो अक्सर मीडिया के सामने आकर इसको लेकर बात करते हैं, या फिर प्रोफेसर मरांडी जो एक तरह से ईरान की हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आकर इस पर बात करते हैं अलग-अलग टीवी चैनल्स पर जाकर या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर। तो हमें देखना है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी ईरान का क्या आता है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये तो बिल्कुल जाहिर है कि इतना हाइप क्रिएट किया गया था, खोदा पहाड़ निकली चुई आग वाला जो मुहावरा है, वो बिल्कुल उनकी जो स्पीच है उस पर एक तरह से फिट बैठ रहा है, और ये साफ तौर पर लग रहा है कि उनके हाथ कुछ लगा नहीं है, और आगे भी उनको लग रहा है कि कुछ लगने जाना नहीं है। तो धमकी भी दे रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब आपका, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।